हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। हमने अभी तक लेक्चर्स में हमारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम पुनरावर्तन करेंगे। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है। इस परिच्छेद को आपको शुद्ध रूप से पढ़ना है, फिर उसके बाद लेखन करना है, मतलब लिखना है। जब आप इसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तभी आप इसको शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे। हमें यहाँ पर इसको शुद्ध उच्चारण करते हुए अच्छी आवाज़ में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम उसमें जो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उनको ध्यान से हमें देखना है कि कहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। फिर हमको उसको शुद्ध करके लिखना है। तो ये हमारा परिच्छेद हो गया। अब दूसरा है हमारा कि रूपरेखा के आधार पर हमको कहानी पूरी करनी है। तो जो रूपरेखा है वो है कि एक कंजूस के पास काफ़ी सोना, डैश बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, डैश रोज रात के समय गिनना, डैश चोर का देख लेना, डैश अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, डैश दूसरे दिन कंजूस का रोना, डैश एक दिन बूढ़े की सलाह, अल्पविराम अब पत्थर गिन लेना। ये हमें इतनी सी रूपरेखा दी गई है जिसके आधार पर हमको कहानी पूरी करनी है। तो जो हमारी कहानी वो ये है कि एक कंजूस था। तो वो क्या करता था, उसके पास जो अशरफियाँ थी उनको इकट्ठी कर कर ज़मीन में बक्से में भरकर उसने गाड़ दी और रोज रात को जाता था और उनको गिनता था और उनको गिनने के बाद ही वो जाकर सोता था। तो जब वो रोज रात को अपनी अशरफियों को गिनता था तो एक दिन उस कंजूस को एक चोर ने देख लिया और उस चोर ने क्या किया कि उन अशरफियों को निकाल कर उनकी जगह पत्थर भर दिए। अशरफियाँ मतलब मोहरें होती है जो पुराने ज़माने में होती थी, तो उनको भर दिया। अब जब दूसरे दिन कंजूस आया और उसने बक्से में देखा कि अशरफियाँ नहीं पत्थर है, तो वो फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना एक मुहावरा है और जब हम कहानी लिखते हैं तो हम अगर उसमें मुहावरों का प्रयोग करें तो वो कहानी बहुत ही सुंदर दिखती है। तो जब वो फुट फुट कर रोने लगा तो गांव के बूढ़े लोग वहाँ पर आए और उन्होंने उसको सलाह दी कि अब फुट फुट कर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मोहरें थी उनको भी तुम गिनते थे, अब ये पत्थर है इनको भी तुम गिन लो, क्योंकि वो मोहरें भी तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि तुम उनको ज़मीन में गाड़ कर रखते थे। क्योंकि वो कंजूस था इसलिए उनको ज़मीन में गाड़ कर रखता था, बस गिनता था और देखता था। तो इसलिए तुम पत्थर गिनो चाहे मोहरें गिनो, तुम्हारे लिए एक ही बात होनी चाहिए। और जो सेठ था वो अपना सिर पीटता हुआ रह गया। ये हमारी कहानी है, इसलिए हमें इतना भी पैसे का लालच नहीं करना चाहिए कि एक दिन वो चला जाए तो हमें पछताना पड़े। तो यहाँ पर जो कंजूस था उसे इतना लालच था पैसे का कि वो उसकी कंजूसी की और उसकी गलती की वजह से ही वो अपना सब कुछ खो देता है। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखकर आपको 4-5 वाक्य लिखने हैं। तो आप उन 4-5 वाक्यों को किस तरह से लिखोगे, आप उनको कविता की पंक्तियों की तरह भी लिख सकते हो कि जैसे बच्चे खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्काते, सुंदर, खरगोश। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं चिड़िया डाली पर बैठी है और मुस्काते बच्चों का जोश देखो, ठीक है, और पकड़ के लाए सुंदर खरगोश। इस तरह से आप पंक्तियों में इनको लिख सकते हो। अब हमारा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निखिल पिताजी का कुछ काम से, जो निखिल के पिताजी थे वो कुछ काम से बाहर गए थे। ये भी एक कहानी है, इसकी रूपरेखा दी गई है। यहाँ पर आपको ये कहानी पूरी करनी है, रूपरेखा नहीं दी गई है। ये कहानी आधी ही लिखी हुई है, हमको इसको आगे बढ़ाना है। जो निखिल है उसके पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वो अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात में जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। जो निखिल था उसको कुछ देर जो उपाय सूझा, उसको क्या सूझा कि निखिल के पास एक मोबाइल था और उसने अपने मित्र को मैसेज किया, सेंड
संदेश किया। मैसेज को हम हिंदी में संदेश कहते हैं कि उसने संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए हुए सारी सोसाइटी, जो उनके मोहल्ले के लोग थे, आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। और चोर जब घबरा गए उन सबको देखकर, और वो गहने छोड़कर वहीं से निकल लिए। जब वो निकले तब उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि निखिल के दोस्त के पिताजी ने पुलिस वालों को फोन कर दिया था। इस तरह से पुलिस वाले उन चोर को पकड़ कर ले गए, और जो निखिल था उसकी सूझबूझ से उसने जो काम किया और जो घर में चोरी होने से बचाया, उसकी बात को सबने बहुत सराहा, और पुलिस वालों ने, पड़ोसियों ने, सबने उसको बहुत प्यार किया। तो उसने अपनी सूझबूझ से कार्य किया। तो ये हमारी कहानी यहाँ पर पूरी होती है। अब है यहाँ पर स्व अध्ययन करना है आपको, कि यहाँ पर आपको एक, देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है। इसमें आपको नदियों के नाम लिखने, जितनी आपकी नदियाँ हैं इसमें कितनी नदियों के नाम हैं वो आपको मिलाने हैं। हमारे देश में असंख्य नदियां हैं, इनमें से 12 प्रमुख नदियां हैं। नदियों के नाम नीचे के चित्र में दिए हैं। वे नदियां मुख्यतः जिन प्रदेशों की भूमि सिंचती है उनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये सब आपकी यहाँ पर नदियाँ दी हुई है, तो उनको आपको मिलाना है। झटपट बुद्धि लगाइए और उन 12 नदियों के नाम खोजिए। ग से देखो गंगा है, गंडक है। जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? गंगा है, ठीक है। दूसरी गंडक, गोमती, गोदावरी, साबरमती, पेरियार, सरस्वती, दामोदर, यमुना, कावेरी, बनास, ताप्ती। जो ये 12 नदियाँ हैं मुख्य, वो इन सब के नाम इसमें है, वो आपको इसमें मिलाने हैं, ठीक है। अब आपके इधर जो लास्ट है वो है पत्र है, जो आपको पहले ही बता दिए हैं। तो आपको लिखना है कि किस तरह से पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।